वैसे तो सारी बीवियां अपने पति से बेशुमार प्यार करती है, लेकिन सृष्टि का प्यार कुछ ज्यादा ही होता है। आयुष बेबी, मैंने तुम्हारे लिए ये स्पेशल दिल के आकार वाला पराठा बहुत ही प्यार से बनाया है। अरे तुम पागल हो गई हो क्या सृष्टि? ये क्या है? अरे अरे, तुम इतना क्यों शर्मा रहे हो? गाल लाल पड़ जाएंगे तुम्हारे। मैं जानती हूँ कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो। बहू, ये सब क्या नौटंकी लगा के रखी है तूने? अरे जरा तो लिहाज रखा कर। बस 24 घंटे अपने पति से गुलू गुलू करती रहती है, नालायक कहीं की। और नहीं तो क्या। देखो बहू, ये सब बंद कमरे में किया करो, सबके सामने शोभा देता है क्या? अरे, अपने पति के प्रति प्यार जताना कोई गुनाह है क्या? नहीं ना। तो आप दोनों चुप बैठो और ये लो बेबी, हाँ करो। मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी, अब करो ना। अरे बस कर बहू, ये कोई छोटा बच्चा नहीं है। इसके पास अपने हाथ है जिनसे ये अपना खाना खुद खा सकता है। बेवकूफ कहीं की। जब देखो तब बेबी बेबी बेबी। अरे अपने पति को कोई ऐसे कहकर पुकारता है क्या? देखो सृष्टि, माँ और पापा तुम्हें ये सारी बातें समझा समझा कर थक गए हैं, लेकिन फिर भी तुम किसी की बात नहीं समझती। अरे ये दोनों तो रोज ही बोलते रहते हैं, लेकिन इनके बोलने से मैं अपना प्यार कम थोड़ी ना कर दूंगी। अब तुम ये दिल वाला पराठा खाओ। मैंने तुम्हारे लिए एक और बनाया है और ये पानी भी रखा है। आराम आराम से खाना, वरना तुम्हें खांसी आ जाएगी। सृष्टि का ये बर्ताव देखकर यशपाल और रंजना अपना सर पकड़ लेते हैं। फिर एक रोज जब आयुष ऑफिस जाने के लिए निकलता है, तभी बाय जानो, ऑफिस पहुंचकर मुझे फोन करना मत भूलना। और हाँ, पूरा टिफिन खत्म करना और शाम में जल्दी वापस आना। लव यू बेबी। ओ गॉड सृष्टि, तुम भी ना सच में पागल हो। फिर आयुष वहां से चला जाता है और गली की औरतें सृष्टि का ये बर्ताव देखकर शाम में रंजना से बोलती है। अरे क्या रंजना बहन, आप भी, आपकी बहू में कोई संस्कार या शर्म नाम की चीज है कि नहीं? पूरे मोहल्ले के सामने वो अपने पति को जानू और बेबी कहकर बुलाती है और बस जब देखो तो प्यार भरी बातें ही करती रहती है। अरे हमें तो ये सब सुनकर और देखकर बहुत अजीब लगता है, क्योंकि तुम्हारी बहू के कारण हमारे घर की बहू बेटियां भी बिगड़ सकती है। वो कहते हैं ना, एक गंदी मछली ही पूरे तालाब को खराब करने के लिए काफी होती है। मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन अब मैं भी क्या करूं? मैं उसे समझा समझा कर थक चुकी हूँ, लेकिन वो तो मेरी कोई बात नहीं सुनती। अरे ऐसी कैसी बहू लाई है आपने? एक भी अच्छे गुण नहीं है आपकी बहू में। देखिए, आज के आज ही उसे समझा कर रख दीजिए, वरना हमारे मुंह से गालियां खाएगी एक दिन वो। और नहीं तो क्या। रंजना को भी बहुत गुस्सा आता है और वो घर जाकर सृष्टि को खूब सुनाने लगती है। बहू, क्या हुआ माँ जी? दिन दहाड़े कोई भूत देख लिया क्या आपने, या फिर आपको कोई सांप डस गया? अरे बंद कर अपनी ये बकवास। पहले घर में हमारे सामने और अब बाहर मोहल्ले वालों के सामने भी तू वैसे ही बेशर्मों जैसे बर्ताव करने लगी है। अरे कितनी बार कहूँ तुझे, क्यों नहीं पल्ले पड़ता कुछ भी तेरे? कैसा बर्ताव माँ जी? मैं तो सबके साथ अच्छे से पेश आती हूँ, घर का सारा काम भी करती हूँ। अब ज्यादा सर्वगुण संपन्न बनने की कोशिश मत कर, क्योंकि मुझे तो ये लगता है वो बनने के लिए तुझे अगले 7 जन्म लेने पड़ेंगे। अरे मोहल्ले वालों के सामने भी तो अपने पति को जानू और बेबी कहकर पुकारती है, तो बाकी के लोग क्या बोलेंगे तेरे बारे में? देख बहू, हम एक अच्छे और संस्कारी मोहल्ले में रहते हैं। ओफो माँ जी, आप और आपकी वो दिमाग से पैदल सहेलियां, मैं थोड़ी ना किसी पड़ोसी के साथ प्यार भरी बातें करने जाती हूँ। मैं तो अपने पति परमेश्वर को ही बोलती हूँ ना। और लोगों का क्या है? ये सारे लोग तो मेरी नजर में किसी कुत्ते से कम नहीं है। जब देखो तो भूखते ही रहते हैं। क्या? सृष्टि इस तरह से अकड़ दिखाकर वापस अपने काम में लग जाती है और उसे देखकर रंजना का माथा फिर से खराब हो जाता है। यशपाल जी, ये सब आपके ही कारण हो रहा है। ना तो आप ऐसी बेशरम लड़की का हमारे आयुष के साथ रिश्ता पक्का करते,
और ना ही वो लड़की हमारे घर की बहू बनकर हमारी नाक कटवाती। अरे भाग्यवान, अब शादी से पहले तो ये एकदम सीधी थी, और हमें क्या पता था कि शादी के कुछ ही महीनों बाद ये हमारे बेटे के लिए इतनी पागल हो जाएगी। फिर एक दिन जब सृष्टि मोहल्ले में घूमते हुए फोन पर बात कर रही होती है, तभी लो आज मैं कहती हूँ आई लव यू। आई लव यू आयुष। काश तुम्हारा जॉब वर्क फ्रॉम होम होता तो कितना मजा आता। तुम दिन भर मेरे नजरों के सामने रहते और मैं तुम्हारा कितना ख्याल रखती। हाँ सृष्टि, वो तो है। चलो, अब मेरा ब्रेक टाइम खत्म होने जा रहा है और मैं भी अब अंदर जा रहा हूँ। अरे मेरी जान, अभी ना जाओ छोड़ कर, के दिल अभी भरा नहीं। अरे बाबा, तुम्हारा दिल तो जिंदगी भर नहीं भरेगा, लेकिन अगर मैंने तुम्हारे साथ बात करके 1 मिनट भी और ज्यादा वेस्ट किया ना, तो मुझे उसे भरने के लिए 1 घंटा एक्स्ट्रा रुकना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, रहने दो, तुम काम करने लग जाओ। हम शाम को मिलते हैं, ठीक है ना? बाय जानू, लव यू। फिर सृष्टि फोन कॉल कट करती है, लेकिन तभी मोहल्ले की सारी औरतें उसकी सारी बातें सुन लेती हैं। अरे काकी जी, लगता है आपको घर में कोई काम धंधे बिल्कुल नहीं है, जो मेरे और मेरे पति के बीच की रोमांटिक बातें सुन रहे हो। तमीज से बात कर सृष्टि, दिन ब दिन तेरी फालतू की हरकतें कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है। अपने प्यार को और अपने फालतू के जज्बातों को काबू में रख, वरना हम अपना काबू खोकर कुछ ऐसा कर देंगे कि जिसके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। और नहीं तो क्या। अरे ये कितनी पागल लड़की है जो हर जगह अपना बेडरूम समझकर अपने पति के साथ रोमांस करने लगती है। देखना, एक दिन तेरी इन्हीं हरकतों के कारण तू अपना सब कुछ खो बैठेगी। अरे काकी जी, साफ साफ कहो ना कि आप दोनों को मेरे और मेरे पति के बीच का प्यार देखकर बहुत ज्यादा जलन हो रही है, क्योंकि अब काका जी आप दोनों के साथ उस तरह से रोमांस नहीं करते हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने? अरे निर्लज्ज लड़की, इसके तो मुंह लगना ही बेकार है। चलो यहाँ से। इस घटिया सोच रखने वाली लड़की के साथ तो बात करना भी गुनाह है, और नहीं तो क्या। अरे रुक जाइए काकी जी, कहाँ जा रही हो आप दोनों? मिर्ची लग गई क्या आप दोनों को? सृष्टि दिन में 50 बार आयुष को कॉल्स और मैसेजेस करती है, और एक बार जब वो बिजनेस ट्रिप पर चला जाता है तभी। हे भगवान, अब तो पूरा 1 घंटा हो गया है, लेकिन मेरी आयुष से तो कोई बात भी नहीं हुई। 1.5 घंटे पहले भेजा हुआ मैसेज भी उसने अभी तक पढ़ा नहीं है। कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हुआ हो। ओ माय डियर पतिदेव, आप ठीक तो हो ना? एक काम करती हूँ, मैं वापस उसे कॉल करती हूँ। फिर सृष्टि आयुष को वापस कॉल करती है, लेकिन वो फिर भी उसका कॉल नहीं उठाता। इसीलिए अब वो उसके दोस्त को कॉल करती है। हे भगवान, ये पुलकित भी फोन नहीं उठा रहा। पता नहीं कहाँ रह गए ये लोग। फिर रात में सृष्टि को आयुष का कॉल आता है। अरे क्या करती हो तुम सृष्टि? दिन भर तुमने मुझे और पुलकित को कितने कॉल्स किए? तुम्हें पता भी है वो बेचारा पुलकित कितना इरिटेट हो गया था। इस बात का तुम्हें कोई अंदाजा भी है क्या? अरे तो फिर मैं क्या करती जानू? तुम्हारा या उसका कोई रिप्लाई भी नहीं मिल रहा था, इसीलिए मैं भी परेशान हो गई थी, और इसीलिए मैंने तुम दोनों को इतने कॉल्स किए। अरे लेकिन जब मैंने तुम्हें कहा था कि मैं दिन भर बिजी रहूंगा, तो तुम्हें भी तो समझना चाहिए था ना। और मैं यहाँ पर थोड़ी ना कोई पर्सनल ट्रिप पे आया हूँ, मैं यहाँ पर एक बिजनेस ट्रिप पर आया हूँ, और यहाँ पर मुझे अलग अलग जगह पर जाकर मीटिंग्स करनी पड़ रही है, प्रेजेंटेशन देनी पड़ रही है। लेकिन तुम्हें उससे क्या? तुम्हें तो बस मुझे कॉल करके परेशान करना आता है। अरे बेबी, अब तुम तो मुझे मत डांटो ना, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं बहुत घबरा गई थी। देखो सृष्टि, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन अगर तुम ऐसे बार बार मैसेजेस और फोन करोगी तो मैं काम कैसे कर पाऊंगा? प्लीज समझने की कोशिश करो। तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो। और अब मैं फोन रख रहा हूँ। बाय।
गुड नाइट। जाने दो, काम करके थक गया होगा, इसीलिए इतने खड़ूस अंदाज में बात कर रहा था। बाकी तो मैं जानती ही हूँ कि आयुष मुझसे बेपनाह प्यार करता है। बेपनाह भी क्या, वो तो मुझसे उससे भी ज्यादा प्यार करता है। हम दोनों जब नए नए मिले थे तब मैं ये गाना बहुत सुनती थी, और आज फिर एक बार ये गाना सुनकर मैं अब आयुष को याद करती हूँ। अब तो वो मेरे पास नहीं है, लेकिन उसकी फोटो देखकर काम चला लेती हूँ। फिर सृष्टि आयुष की गैर मौजूदगी में उसकी तस्वीर को देखकर प्यार भरे गीत गुनगुनाती है और उस फोटो को अपने सीने से लगाकर वह सो जाती है। फिर एक दिन घर के सभी लोग सज सवर कर किसी फंक्शन में जा रहे होते हैं। तभी, अरे ओ हीरोइन, तू क्यों तैयार हुई है? तुझे कौन लेकर जा रहा है? ये आप कैसी बातें कर रहे हो माँ जी? हमारे पड़ोसियों की शादी का फंक्शन है ना, और उन्होंने हमें सहपरिवार बुलाया है, तो मैं भी आऊंगी ना आपके साथ। सहपरिवार नहीं बुलाया है, और उन्होंने तो साफ साफ कहा है कि हम तुझे साथ में बिल्कुल ना लाए, क्योंकि तेरे अंदर का रोमांस कभी भी और कहीं भी जाग जाता है। अब तक तो तुमने हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा ही दी है, लेकिन अब और नहीं। देखो ना बेबी, समझाओ ना अपनी माँ को, मुझे भी वहां पर आना है, और पिछले 2 घंटों से मैं सज रही हूँ, तुमने भी मुझे कुछ नहीं कहा। अरे मुझे क्या पता था कि पड़ोसियों की तरफ से ये खास चेतावनी आई है, और उन लोगों ने बिल्कुल सही कहा है। तुम और तुम्हारा पागलपन एक दिन हमें ले ही डूबेगा। फिर घर वाले सृष्टि को घर पर ही छोड़कर चली जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद जब आयुष का जन्मदिन आता है, तभी, जन्मदिन मुबारक हो बेटा, ये लो, ये हमने तुम्हारे लिए तोहफा लाया है। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं आयुष बेटा। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियां आए, यही हमारी कामना है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ताऊ जी और ताई जी। तभी वहां पर सृष्टि आ जाती है। ये देखो बेबी, तुम्हारे लिए मैंने ये खास तोहफा लाया है, ये प्यारा सा शर्ट। हाय राम, इस पर तो चुम्मे के निशान है। ये सब क्या है? ये सब मेरा बेशुमार प्यार है ताई जी, जैसे आप ताऊ जी को करती हो, ठीक वैसे ही। अरे फिट्टे मुंह तेरा, पागल हो गई हो क्या? देखिए ताई जी, इस शर्ट को बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत ली है, बहुत दिल से, प्यार से और लगन से बनाया है मैंने ये शर्ट। अपने होठों से हर जगह पर किस करके बनाया है। आयुष बेबी, इसे कभी मत धोना और इसे एकदम अच्छे से संभाल कर रखना। बहू, बंद करो अपनी ये फालतूगिरी। अरे हम खानदानी लोग हैं और हमारे घर की औरतें ये सब नहीं करती। और अगर तुम्हें ये सब करना ही है तो अपने कमरे में जाकर करो। अपने बड़े बुजुर्गों के सामने ये सब करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? छी! देखो रंजना, अब बहुत हुआ। हम पिछले 4 घंटों से यहाँ पर आए हैं और हमें तुम्हारी बहू के लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे। अरे इसमें तो जरा भी संस्कार नहीं है, बड़ों से बात करने की भी तमीज नहीं है इसमें। अपने पति को ना जाने कैसे कैसे अभद्र नामों से पुकारती है ये। कोई इसे कुछ कहता नहीं है, इसीलिए ये ज्यादा ही सर पर चढ़ गई है। पर अब और नहीं, और अब हम आयुष की शादी किसी और लड़की से कराएंगे। हाँ, क्योंकि ये लड़की तो पूरे खानदान में हमारी इज्जत मिट्टी में मिला देगी। आप दोनों बिल्कुल सही कह रहे हो जेठ जी और जेठानी जी। मैं भी इस लड़की से परेशान हो चुकी हूँ, ये तो हमारी कोई बात नहीं सुनती। आप सब शायद सही कह रहे हो। मैं सृष्टि से प्यार तो बहुत करता हूँ, लेकिन इसकी हरकतों के कारण मुझे भी अब बहुत परेशानी होती है। इसीलिए सही यही होगा कि हम दोनों अलग हो जाए। सृष्टि, सबकी बातें सुनकर सृष्टि बहुत घबरा जाती है। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, मुझे आयुष से अलग मत कीजिए, और मेरे इस पागलों जैसे बर्ताव के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैं ये सब बंद कर दूंगी और एकदम सुशील बहू बनकर दिखाऊंगी, और एक अच्छी बीवी भी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि अब मैं समझ चुकी हूँ कि कोई भी चीज हद से ज्यादा अच्छी नहीं होती, और हर एक चीज करने की हद होती है। हमें अपनी मर्यादा में ही रहना चाहिए। सृष्टि खूब मिन्नतें करती है,
तब जाकर उसके ससुराल वाले उसे माफ कर देते हैं और उस दिन के बाद से वो अपना पागलपन कम कर देती है और आयुष और उसके परिवार के साथ खुशी से रहने लगती है। कुंदन अपनी माँ बरखा और पिता सुनील के साथ रहता है। वो एक ब्रह्मचारी आदमी होता है और शादी ब्याह के सख्त खिलाफ होता है, जिस कारण उसके माता पिता काफी परेशान हो जाते हैं। ये सब क्या है माँ पापा? आप लोग फिर वही बात लेकर बैठ गए। मैं शादी नहीं करना चाहता। आखिर आप लोग ये बात क्यों नहीं समझते? मैंने ब्रह्मचर्य को अपनाया है और मैं उसी की राह पर चलूंगा। और एक ब्रह्मचारी लड़का कभी शादी नहीं करता। और आप जो कुछ भी बोल रहे हो वो सब बहुत गलत है पापा। अरे कुंदन बेटा, हमने कुछ भी गलत नहीं कहा है, बल्कि तुम्हारी सोच ही गलत है। अरे अगर तू शादी नहीं करेगा तो तेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा? और बेटा, तू हमारा इकलौता बेटा है। हमारी भी इच्छा है कि हम तेरी धूमधाम से शादी कराएं, लेकिन अगर तू ही ऐसा करेगा तो फिर कैसे चलेगा बेटा? और नहीं तो क्या, तुझे शादी करनी ही होगी और इस घर में बहू तो आकर ही रहेगी, वरना तू हमारा मरा हुआ मुंह देखेगा। बाकी हम कुछ नहीं जानते। लेकिन पापा, तेरे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं कुंदन। अगर तूने शादी नहीं की तो हम दोनों अपने आप को कुछ कर लेंगे। अरे ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा जिसमें अपना ही बेटा इतना दुख देता हो। चुप रहो माँ, ऐसी बातें मत करो। आप दोनों ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। कुंदन को अपने माँ पापा की बातें सुनकर शादी के लिए हाँ करनी ही पड़ती है और उसकी शादी उसी की कॉलेज फ्रेंड जसमीत से होती है। शादी की पहली रात जसमीत बेड को ठीक कर रही होती है। तभी वो देखती है कि कुंदन अपनी चटाई फर्श पर बिछा रहा है और वो जसमीत से दूर भाग रहा है। अरे कुंदन, तुम मेरे अब पति हो चुके हो, तो तुम मुझसे दूर दूर क्यों रह रहे हो? और ये क्या, तुम मेरे साथ बेड पर नहीं सोओगे क्या? ये नीचे चटाई क्यों बिछा रखी है तुमने? जसमीत, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं एक ब्रह्मचारी हूँ और मैं ये सब नहीं कर सकता। मैंने तुमसे शादी सिर्फ और सिर्फ माँ और पापा के लिए की है। मतलब? मैं कुछ समझी नहीं कुंदन, ये सब तुम क्या बोल रहे हो? फिर कुंदन जसमीत को सारी बातें बता देता है, जिसके बाद वो काफी हैरान रह जाती है। क्या? लेकिन तुम कॉलेज में तो ऐसे नहीं थे कुंदन, फिर अचानक से इतना बदलाव तुम में कैसे आ गया? वक्त सबको बदल देता है जसमीत। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गई? अरे मुझे लगा कि तुम्हारे घर वाले अच्छे हैं, तुम इतनी अच्छी नौकरी पे हो, इसीलिए मैंने तुमसे शादी की। मुझे तो ये पता भी नहीं था कि तुम एक ब्रह्मचारी बन चुके हो। अगर पहले पता होता ना तो मैं तुमसे शादी ही नहीं करती। माफ करना जसमीत, लेकिन यही सच है। माँ और पापा ने तुमसे ये बात छुपाई होगी क्योंकि तुम शादी के लिए मना कर दोगी, और मुझे तो ये लगा था कि तुम्हें सब पहले से ही पता होगा। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, इतना बड़ा धोखा मेरे साथ ही होना था क्या? ये जो कुछ भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। अब मैं क्या करूं? देखो जसमीत, अभी भी वक्त तुम्हारे हाथ से गया नहीं है। तुम अपने घर जा सकती हो। अरे तुम क्या पागल हो गए हो क्या? और ये कैसी बातें कर रहे हो? जब बताना था तब तो नहीं बताया, और अब कह रही हो कि तुम जा सकती हो। वाह, मैं कहीं भी नहीं जा रही कुंदन, क्योंकि मुझे समाज में जीना है। मेरी और अपने परिवार की नाक नहीं कटवानी मुझे। अब जो हुआ है उसी के साथ रहना होगा मुझे। जसमीत और कुंदन अब पति पत्नी के बंधन में बन चुके थे। ऐसे ही एक दिन जब जसमीत मॉल जाने वाली होती है, तभी वो छोटे कपड़े पहन लेती है। ये देखकर कुंदन उससे कहता है, जसमीत,
ये इतने अभद्र और छोटे कपड़े तुमने क्यों पहने हैं? अरे ऐसे कपड़े पहनकर तुम बाहर निकलने का सोच भी कैसे सकती हो? क्या तुम भी कुंदन? हम दोनों मॉल में जा रहे हैं और वहां पर थोड़ी ना मैं कोई चनिया चोली पहनकर जाऊंगी। नहीं जसमीत, ये कपड़े पहनकर तुम नहीं जा सकती। अरे कुंदन बेटा, ये नए जमाने की लड़की है, अब इसे बोलने से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन मेरे छोटे कपड़ों में तुम्हें क्या दिक्कत है? दिक्कत है जसमीत, क्योंकि अब तुम मेरे माँ और पापा की बहू बन चुकी हो और मैं नहीं चाहता कि बाहर के लोग बातें बनाएं और उनके कड़वे ताने मेरे माँ पापा सुने। मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा कि तुम जीन्स टॉप या फ्रॉक वगैरह मत पहनो, लेकिन बस ऐसे कपड़े मत पहनो जो हद से ज्यादा छोटे हो। ठीक है कुंदन, अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही, मान लेती हूँ इसकी बात, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है मेरे प्यार के कारण एक ना एक दिन इसका ब्रह्मचर्य का व्रत जरूर टूटेगा और ये भी मुझसे प्यार कर बैठेगा, क्योंकि इसकी बातें तो यही दर्शाती है कि इसे मेरी कितनी परवाह है, और यही बात दर्शाती है कि ये भी मेरे लिए कुछ कुछ महसूस करता है और इसे लगाव कहते हैं। फिर एक दिन जसमीत कुंदन को जबरदस्ती थिएटर में एक भूतिया फिल्म दिखाने लेकर जाती है। तभी एक डरावना सीन देखकर वो डर के मारे झट से कुंदन को पकड़ लेती है। मम्मी, हे भगवान, कुंदन, ये देखकर तो मुझे बहुत डर लग रहा है। जसमीत, ये तुम क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे, दूर रहो मुझसे। फिर कुंदन वहां से उठकर थिएटर के बाहर चला जाता है। क्या हुआ कुंदन? अरे क्या हुआ का क्या मतलब है जसमीत? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मुझे ये छूना और चिपकना बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी तुम हमेशा मुझे चिपकने की कोशिश करती हो। लेकिन अब बस, बहुत हुआ, अब से तुम मुझसे दूर रहोगी। अरे कुंदन, डर के मारे मैं क्या करती फिर? और मैंने तो बस तुम्हारा हाथ पकड़ लिया, उसमें कौन सी बड़ी बात है? मैंने तुम्हें थोड़ी ना कोई जादू की चप्पी या फिर गाल पे पप्पी दी है जो तुम इतना सुना रहे हो मुझे। देखो जसमीत, मेरे सामने ये सारी अपवित्र और गंदी बातें मत किया करो। हाँ बाबा, ठीक है, अब से मैं नहीं करूंगी। बहुत ही अकड़ू हो तुम तो, ना जाने मुझे ऐसा पति कैसे मिल गया। दोनों में खट्टी मीठी नोकझोंक होती ही रहती है। फिर एक दिन जसमीत घर पर नॉनवेज खाना बनाती है। अरे ये क्या जसमीत बहू, तुमने तो केवल नॉनवेज ही खाना बनाया है, कुंदन का खाना कहाँ पर है? हाँ बहू, तुम्हें तो पता चल ही चुका होगा ना कि वो एक ब्रह्मचारी है और वो तो बस वेज खाना ही खाता है, वो भी एकदम सात्विक। लेकिन आज तो संडे है ना, इसीलिए मैंने सबके लिए नॉनवेज बनाया है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं कुंदन के लिए मेथी की सब्जी बना देती हूँ। लेकिन माँ जी, पापा जी, आप दोनों को भी मानना पड़ेगा। आज जब आपके बेटे के खाने की बात आई तब आपको बराबर सूझ गया कि वो एक ब्रह्मचारी है। लेकिन यही बात आप दोनों ने मुझे शादी के पहले नहीं बताई, और बताते भी क्यों? मैं राजी कैसे होती फिर, है ना? जसमीत का ताना सुनकर सुनील और बरखा को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो दोनों अपनी गर्दन नीचे झुका लेते हैं। फिर एक दिन जसमीत को अपनी सहेली टीना के घर पर पार्टी के लिए जाना होता है। कुंदन, चलो, मुझे टीना के घर पर छोड़ दो, मुझे उसके घर पर रखी पार्टी में जाना है। ना बाबा ना, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं आऊंगा। ये पार्टी शार्टी, ये सब बुरी चीजें हैं और इन सब से मैं कोसों दूर भागता हूँ। अरे लेकिन तुम्हें कौन बुला रहा है पार्टी में? वहां पर तो सिर्फ मैं जा रही हूँ, तुम्हें तो केवल उसके घर तक छोड़ना है मुझे, और उतना तो तुम कर ही सकते हो मेरे लिए। अब जैसे तुम्हें ना चाहते हुए
ये शादी के रिश्ते में बनना पड़ रहा है। वैसे ही मेरे साथ भी धोखा हुआ है, तो तुम्हें मेरे लिए ये सब करना ही होगा। तुम मुकर नहीं सकते कुंदन। ठीक है मेरी माँ, चलो अब इतना मत सुनाओ। फिर कुंदन जसमीत को लेकर टीना के घर पर छोड़ने जाता है। तभी टीना उसे रोक लेती है और जबरदस्ती अंदर लेकर जाती है। अरे टीना, मुझे अंदर मत ले चलो, मुझे नहीं आना है। अरे शर्माओ मत कुंदन, रीयूनियन की पार्टी है और तुम भी तो हमारे कलीग ही थे ना, तो तुम्हारे बिना ये रीयूनियन की पार्टी आधी अधूरी सी होगी। कम ऑन कुंदन, चीयर्स। तभी कुंदन गुस्से से शराब का ग्लास फर्श पर फेंक देता है। अरे नहीं पीना मुझे। देखा जसमीत, इसीलिए मैं यहाँ पर नहीं आ रहा था। कोई सिगरेट फूंक रहा है तो कोई शराब पी रहा है। अरे इस गंदगी में आकर मैं तो अपवित्र हो चुका हूँ। अब तो मुझे घर जाकर गंगा जल के पानी में स्नान करना होगा। छी! पर कुंदन वहां से चला जाता है। अरे इसे क्या हो गया है? ये कब से इतना संस्कारी और पूजा पाठी बन गया? अरे क्या बताऊं तुझे टीना, मुझे लगा था कि ये बहुत ही हॉट और अमीर है, लेकिन यार ये तो एक ब्रह्मचारी निकला। मेरे साथ तो बहुत ही बड़ा स्कैम हो गया है। अब मैं तुझे क्या ही बताऊं। फिर जसमीत टीना और अपनी बाकी दोस्तों को उसकी सारी कहानी बताती है। तेरे तो बुरी तरह लग चुके हैं। अरे हो कि तेरी शादी एक ब्रह्मचारी से हो गई। अरे ऐसा कौन सा पुण्य किया था बहन? सच में जसमीत, मुझे तो तुझ पर तरस आ रहा है। और उस दिन घर जाने के बाद फिर से जसमीत और कुंदन में खूब बहस होती है, लेकिन उसके बावजूद भी जसमीत अपनी तरफ से रिश्ते को मजबूत करने की और कुंदन को बदलने की पूरी कोशिश करती है। ऐसे ही एक दिन, ये देखो कुंदन, मैंने हमारे लिए हनीमून की टिकट्स बुक की है। अब हम दोनों घूमने जा रहे हैं। अपनी पैकिंग तो अभी से शुरू कर दो। शट अप जसमीत, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाने वाला। तुम्हारे साथ कहीं पर जाना मतलब मेरे धर्म को भ्रष्ट करने के बराबर है। और अगर जाना ही है तो महादेव के मंदिर जाओ ना। लेकिन तुम्हें तो हर बार तफरी ही करनी होती है। हाँ, करनी है मुझे तफरी। अरे जिन महादेव के तुम इतने बड़े भक्त हो ना, उन्होंने भी प्रेम किया था, शादी की थी और उन्हें बच्चे भी हुए थे। लेकिन तुम किस मिट्टी के बने हो पता नहीं। और तुम्हें अगर अपने ब्रह्मचर्य का व्रत इतना ही पालन करना है तो चले जाओ ना यहाँ से और किसी गुफा में जाकर तपस्या करो। लेकिन यहाँ पर बैठकर मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो। जसमीत को हर बार कुंदन की इन्हीं कड़वी बातों से बहुत बुरा लगता है और वो घर में काफी अकेली हो जाती है। और इसीलिए एक दिन वो घर छोड़कर जाने का फैसला लेती है। माँ जी, मैं जा रही हूँ क्योंकि मेरा यहाँ रहकर कोई फायदा नहीं है। कुंदन मुझसे कभी प्यार नहीं कर पाएगा। नहीं बहू, ऐसा मत बोल। तू देखना, वो एक ना एक दिन जरूर सुधर जाएगा और उसे तुम्हारा साथी सुधारेगा। हाँ बहू। नहीं माँ जी, अगर ऐसा ही होता ना तो अब तक वो थोड़ा सा तो जरूर सुधर जाता। लेकिन अब मुझे कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही। हर किसी ने अपने बारे में सोचा, लेकिन मेरे बारे में कोई नहीं सोचता। अरे आपको तो आपकी बहू मिल गई, लेकिन मेरा क्या? मैं ऐसे रिश्ते में नहीं रह सकती। मैं उससे प्यार कर बैठी और मुझे भी यही लगा था कि वो भी मुझसे प्यार करने लगेगा। लेकिन नहीं माँ जी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं तेरा दुख समझ सकती हूँ बहू, लेकिन अब मैं तुझे नहीं रोकूंगी क्योंकि एक तरह से हम ही तेरे गुनहगार हैं। हमने धोखे से ही तुझे इस घर की बहू बनाया है। हाँ बहू, लेकिन तुम्हें जो सही लगता है तुम वही करो। हम तुम्हारे फैसले से सहमत होंगे। ठीक है पापा जी, तो अब मैं चलती हूँ।
फिर जसमीत वहां से जा ही रही होती है कि तभी वहां पर कुंदन आकर उसे रोक लेता है। रुक जाओ जसमीत, मुझे छोड़कर मत जाओ, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ। ब्रह्मचर्य के रास्ते पर चलते हुए मैं भटक सा गया था, क्योंकि इस रास्ते को अपनाकर मैंने अपनों को काफी दुख दिया है। लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ कि अपनों की खुशी में ही मेरी खुशी है, और मैं ब्रह्मचर्य को स्वीकारते हुए भी अपना परिवार बना सकता हूँ। मुझे माफ कर दो जसमीत। फिर अंत में सब ठीक हो जाता है और कुंदन और जसमीत खुशी से साथ रहने लगते हैं। नेहा अपनी सास मनोरमा, ससुर संजीव और पति साहिल के साथ रहती है। नेहा एक जॉब करती है। हालांकि उसकी कमाई इतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी उसे अपने पैसों का बहुत घमंड होता है। एक दिन की बात है। अरे बेशरम बददिमाग बहू, नहाने के बाद गिदर के तेरी अम्मा आकर बंद करेगी क्या? मेरे घर के बाहर कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा है, जिस पे से पैसे निकालकर मैं जितना चाहे उतना खर्चा कर सकूं। तेरी इस लापरवाही के कारण बिजली कितनी वेस्ट होती है, पता भी है क्या तुझे? ओफो माँ जी, क्यों सुबह सुबह बहस कर रही हो आप? मुझे अभी ऑफिस जाना है, तो प्लीज आप शुरू मत हो जाइए। और हो गई गलती, इसके लिए आप मेरी जान लोगी क्या? अरे काहे की गलती? आज ये तीसरी या चौथी बार हो गया है, और अगर ऐसे ही तू बिजली को वेस्ट करती रही तो कैसे चलेगा? देखिए माँ जी, मुझे इतना मत सुनाइए। मैं यहाँ पर कोई फोकट में नहीं बैठी हूँ। मैं भी काम करके पैसे लाती हूँ घर में। भर दूंगी आपके बिजली के एक्स्ट्रा पैसे, लेकिन प्लीज अब मेरा आप सर मत खाइए। अरे अपने पैसों का ज्यादा रोब मत जमा। तेरे चंद पैसों से पूरा घर नहीं चलता है। अगर तू काम करती है तो तेरा पति और तेरे ससुर भी काम करते हैं। जरा अपने पैसों की कीमत करना सीख। देखिए, अगर मेरे काम करने से पूरा घर नहीं चलता, तो फिर मेरी एक गलती से आपका लाखों का नुकसान भी नहीं होने वाला। अब फालतू की बहस मत करो मेरे साथ। मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। सुबह सुबह बहस करके पनौती मत लगाइए मेरे पीछे। फिर नेहा मुंह बनाते हुए ऑफिस के लिए निकल जाती है। फिर एक दिन जब नेहा को अपनी नई स्कूटी का ईएमआई भरना होता है, तभी उसके पास पैसे कम पड़ जाते हैं और फिर वो अपने पति साहिल से पैसे मांगती है। साहिल, पिछले महीने में मैं 4 दिन ऑफ पे थी ना, इसीलिए सैलरी में से पैसे कट गए मेरे, और बहुत ही थोड़ी सैलरी आई है, और ऐसे में मुझे अभी ईएमआई भरना है और उसके लिए थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं। प्लीज साहिल, इस बार की ईएमआई के लिए मुझे पैसे दे दो ना। अरे नेहा, तुम तो जानती ही हो ना मेरे ऊपर कितने सारे खर्चों की जिम्मेदारी है। ऐसे में इस बार तो कुछ ज्यादा ही खर्चे हैं। आई एम रियली सॉरी नेहा, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। बहाने मत दो साहिल, मैं सब जानती हूँ। अरे इतने सारे पैसे कमाते हो, फिर भी अपनी बीवी को देने के लिए तुम्हारे पास कोई पैसे नहीं है। अरे इतने सारे पैसा जमा करके कोई ताजमहल बांधने वाले हो क्या? पति होकर तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। अरे वो तो अच्छा है कि मैं भी कमाती हूँ, इसीलिए मैंने थोड़ी फार सेविंग भी की है। उसी में से पैसे निकालूंगी मैं। कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। ऐसे मत कहो नेहा, तुम्हारी हर एक चीज के लिए मैंने हाँ कहा है। पिछले कुछ महीनों से थोड़ी तंगी चल रही है, तो तुम भी थोड़ा समझ कर लो ना। हर बात में बस अपने जहरीले ताने देती रहती हो और कुछ नहीं आता तुम्हें। मैं तुम्हें कोई जहरीले ताने वाने नहीं देती, बल्कि मैं तो सच कहती हूँ, और सच हमेशा कड़वा होता है। इसीलिए तुम इतना तिलमिला जाते हो। अपने पैसों पर इतना गुरूर मत करो नेहा। अरे तुम तो ऐसी बातें कर रही हो जैसे कि मैंने तुम्हारे लिए कभी कुछ किया ही नहीं है। हाँ तो आखिर किया ही क्या है तुमने मेरे लिए?
और अब मुझे तुम्हारी किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने पैसों से अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ। मेरे पास अपने हक के पैसे हैं। तुमसे कोई मदद नहीं मांगूंगी मैं अब। देख लिया मैंने तुम्हें कि तुम कितने अच्छे और कितने नालायक हो। फिर नेहा साहिल से बातचीत करना कम कर देती है। ऐसे ही एक दिन नेहा की ननंद अवनीत ससुराल से अपने मायके आती है। अरे वाह नेहा भाभी, आपकी पर्स तो बहुत ही सुंदर है। कहाँ से खरीदी आपने? इसका कलर तो वाकई में अच्छा है। हाँ अवनीत, सही कहा तुमने। अरे ये बैग बहुत एक्सपेंसिव है। बहुत टाइम से लेनी थी मुझे और फाइनली मैंने इसे अपनी मेहनत के पैसों से खरीदा है और इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। क्या बात है भाभी, चलो अच्छा है। मैं भी नीरज से बोलूंगी कि मुझे भी सेम ऐसी ही बैग दिलाए। ओफो अवनीत, अरे क्या फायदा तुम्हारा इतना पढ़ी लिखी होकर, जब ऐसे छोटे मोटे खर्चों के लिए हर बार अपने पति के सामने हाथ फैलाना पड़े। सच में अवनीत, अरे मैं तो ये कहती हूँ कि हर एक हाउसवाइफ को जॉब करना चाहिए और पैसे कमाने चाहिए। इंडिपेंडेंट होने का मजा ही कुछ और है। मैं तो किसी से कुछ भी नहीं मांगती, उल्टा मैं ही घर में पैसे देती हूँ। पूछो अपनी माँ से। अरे पैसे देती है तो कोई उपकार नहीं करती, अब तक 1000 बार सुना चुकी है। बेवकूफ कहीं की। देखिए भाभी, हाउसवाइफ बनकर घर पर रहना और जॉब पर जाना, ये हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। शादी के पहले मैं भी जॉब करती थी, लेकिन अभी मेरी लाइफ के साथ साथ मेरी प्रायोरिटीज भी बदल चुकी है। अगर आप जॉब करके घर में पैसे देती हो तो इट्स गुड फॉर यू, लेकिन इसमें इतना भाषण प्रवचन देने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ। मुझे हर चीज में आपसे ज्यादा समझ है, इसीलिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं ये आप मुझे मत सिखाइए। अरे हाँ बाबा, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत पढ़ी लिखी हो, लेकिन तुम तो एकदम सिगड़ी की तरह भड़क गई। मैंने तो बस एवी ही कहा है। मुझे पता है भाभी, मैं भी तो एवी कह रही हूँ। क्या आप भी? अरे इसे तो बस डिंगे हाँकना आता है और कुछ नहीं आता। काम करके किस पर मेहरबानी करती है भगवान ही जाने। 100 चुड़ैल मरी होंगी तब ये खड़ूस और निर्लज्ज लड़की पैदा हुई होगी। क्या कहा माँ जी आपने? कुछ नहीं कहा मैंने। कान चेक करवा के अपना, आजकल कुछ ज्यादा ही बज रहे हैं तेरे कान। इस तरह अवनीत और मनोरमा नेहा को मुंह तोड़ जवाब देती है, जिससे नेहा की बोलती ही बंद हो जाती है। ऐसे ही एक दिन जब संजीव और मनोरमा की शादी की सालगिरह होती है, तभी नेहा उन दोनों को तोहफा देती है। सालगिरह मुबारक हो माँ जी पापा जी, आप दोनों हमेशा ऐसे ही साथ रहिए। धन्यवाद बहू। और माँ जी, मैं आपके बेटे की तरह बिल्कुल नहीं हूँ। साहिल इतने पैसे कमाता है, लेकिन आज तक उसने मेरे माँ पापा के लिए एक तोहफा भी नहीं खरीदा। और मैं भले ही कम पैसे कमाती हूँ, लेकिन मैंने आप दोनों के लिए तोहफा लाया है। अरे नालायक लड़की, तू हमें कोई तोहफा दे रही है या कोई एहसान जता रही है? तेरा तोहफा ना मिलने से हम मर नहीं जाने वाले। अरे खुद को क्या समझती है क्या पता। दुनिया में केवल तू ही अकेले पैसे नहीं कमाती, पागल कहीं की। जब देखो तब डिंगे हाँकती रहती है। ओफो माँ जी, आप फिर से शुरू हो गई। अरे आज तो आपकी शादी की सालगिरह है, कम से कम आज तो शांत रहिए। और मैं जो सच है वही बता रही हूँ, थोड़ी ना कोई झूठ बोल रही हूँ। जाने दो मनोरमा, बहू आदत से मजबूर है। आज हमारी सालगिरह है, इसीलिए आज मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन तुझे तो मैं बाद में देख लूंगी। फिर एक दिन उनके घर पर मनोरमा की सहेली हेतल आती है। अरे मनोरमा, मेरी बहू तो हर महीने घर पर पूरे 10,000 रुपए देती है।
और तो और जॉब के साथ साथ घर के काम भी एकदम बखूबी संभालती है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे कमाती तो मेरी बहू भी है, लेकिन उसकी सैलरी थोड़ी कम है ना, इसीलिए उससे जितना होता है वो उतना ही देती है। और रही बात काम की, तो काम के मामले में वो कभी कभार सारा काम कर लेती है, लेकिन कभी कभी मुझे भी थोड़ा बहुत करना पड़ता है। मनोरमा की ये बातें सुनकर नेहा को बहुत गुस्सा आता है। ये माँ जी भी ना, इन्हें तो बताना ही पड़ेगा। फिर हेतल के जाने के बाद नेहा अपनी सास पर बहुत गुस्सा करती है। माँ जी, आपको क्या जरूरत थी मेरी बुराई करने की? अरे कम ही सही, लेकिन मैं घर में 2 पैसे तो दे रही हूँ ना, तो आपको उसमें भी प्रॉब्लम है क्या? अरे पागल औरत, मैंने तेरी कोई बुराई नहीं की, जो सच है वही बताया है। पहले जरा ध्यान से सुना कर, फिर बोला कर। अपने ही मन में ख्याली पुलाव बनाती रहती है, पागल कहीं की। अपनी सास की बातें सुनकर नेहा का ईगो हर्ट हो जाता है। फिर एक दिन जब नेहा जॉब से वापस घर आती है, तभी देखिए माँ जी, आज मैं बहुत थक चुकी हूँ। फ्रिज में आमरस पड़ा है, तो आप पूरियां बना दो और दाल को तड़का लगाकर चावल भी उबाल दो। अरे ओ नास पीटी, मुझे क्या तूने 22-23 साल की जवान लड़की समझ के रखा है क्या? देख बहू, डॉक्टर ने मुझे पहले ही ज्यादा देर तक खड़े रहने से मना किया है, और ये सारे काम तेरे हैं, तो फिर ये काम मैं क्यों करूं? जा अब जाकर तू ही सारा खाना बना ले। बढ़िया ही मुझे काम पे लगाने वाली। माँ जी, अगर मेरी जगह पर आपकी बेटी होती तो उसे भी आप यही कहती क्या? अरे इस घर में तो किसी को मेरी कोई परवाह नहीं है। कितनी थक चुकी हूँ मैं। मेरी बेटी तेरी जैसी बिल्कुल नहीं है, उसमें कूट कूट कर संस्कार डाले हैं मैंने। अरे वो मेरी तो क्या, अपनी सास की भी कितने अच्छे से सेवा करती है। और तू क्या करती है? बस पैसों की डींगे हाँकती रहती है। अरे तुझमें और अवनीत में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए माँ जी, आपकी बेटी उनके घर पर कोई पैसे नहीं देती, लेकिन मैं अपना काम करके आपके हाथ में घर खर्चे के लिए पैसे देती हूँ। अरे अगर मैं काम पर ही नहीं जाऊंगी तो फिर पैसे कैसे दे पाऊंगी? एक तो बाहर का भी काम संभालो और ऊपर से घर भी संभालो। अरे मैं क्या कोई मशीन हूँ क्या? तभी वहां पर संजीव और साहिल भी आते हैं और नेहा का ये बर्ताव देखकर सभी को बहुत गुस्सा आता है। बहू, काम करना और जॉब पर जाना ये सभी तुम्हारी इच्छाएं हैं। हम तुम्हें काम पर जबरदस्ती नहीं भेजते हैं। तुम इस घर में बहू बनकर आई हो और तुम्हारी जिम्मेदारी केवल यही है कि तुम्हें इस घर को और अपनी गृहस्थी को अच्छे से संभालना है। और नेहा, हमारे खाने के कोई लाले नहीं पड़े हैं या फिर हम पर कोई लाखों का कर्ज नहीं है जो तुम्हें जॉब करना पड़ रहा है। जॉब करना तुम्हारी इच्छा है और ये करके तुम हम पर कोई एहसान नहीं कर रही हो। समझ गई ना? अरे जब कोई व्यक्ति अपने परिवार के लिए कुछ करता है तो वो उसे बोलकर नहीं दिखाता। इन दोनों को ही देख लेना, इतने पैसे कमाते हैं लेकिन कोई बात बोलकर नहीं दिखाते कि हमने पैसे कमाए हैं और हमारे ही पैसों से ये घर चल रहा है। लेकिन तुझे देख, अरे इतने से पैसे देती है तू घर में, लेकिन तुझमें तो कितना सारा घमंड भरा है। सही कह रही है मनोरमा, हमें तुम्हारे पैसों की कोई जरूरत नहीं है बहू। तुम्हें अगर कमाना ही है तो अपने ऊपर खर्चा करो, और घर के लिए खर्चा करना ही है तो उसे प्यार से करो, सुनाने और दिखाने के लिए नहीं। अरे जॉब तो तू अपने लिए करती है और बस डींगे हाँकती रहती है। अरे इससे अच्छा तो तू घर पे रहकर बहू वाली जिम्मेदारी निभाना। तुझे काम पर जाने के लिए किसी ने कोई भी जबरदस्ती नहीं की है, तो ये सब नाटक क्यों कर रही है? अपने ससुराल वालों की सारी बातें सुनकर
नेहा को काफी शर्मिंदगी महसूस होती है और उस दिन के बाद से वो काम पर जाना जारी रखती है, लेकिन वो अपने पैसों का घमंड करना बंद करके बहू की जिम्मेदारियां बखूबी निभाने लगती है।